बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में जी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी एक जजमेंट है जिसमें पार्टीज हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विद होल्डिंग जोन रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद। तो CIR RTO इस्लामाबाद और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पार्टीज हैं इसमें। और जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं मुनीब अख्तर साहब हैं, मोहम्मद शफी सदीकी साहब हैं और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। इन्होंने केस की हियरिंग की और जो जजमेंट राइट की है वो सर मोहम्मद शफी सदीकी साहब ने इन्होंने जजमेंट दी है। एक्चुअली मैटर है क्या वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये बाय करती है सप्लाईज को, गुड्स को डिफरेंट सप्लायर से। तो बायर है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये गुड्स को बाय करती है और पेमेंट करती है। जो ACIR हैं या DCIR हैं, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR, वो एक नोटिस इशू करते हैं यूनिवर्सिटी को और जो टैक्स पीरियड्स इन्वॉल्व हैं वो हैं 2012 से लेकर 2013 तक। ये वाले टैक्स पीरियड्स इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं कि आपने इस दौरानिए में पेमेंट्स की हैं रजिस्टर्ड्स को। रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड सेल टैक्स जो हैं बंदे उनको आपने पेमेंट्स की हैं और अनरजिस्टर्ड को की हैं। तो सेल टैक्स के जो विदहोल्डिंग रूल्स हैं, सेल टैक्स विदहोल्डिंग रूल 2007, उसके मुताबिक आपने जब बाइंग की है रजिस्टर्ड बंदे से तो आपने 1/5 सेल टैक्स जो इन्वॉल्व था उसका आपने विदहोल्ड करना था। और जब आपने अनरजिस्टर्ड बंदे से बाइंग की है तो जितना भी सेल टैक्स इन्वॉल्व था उसका 100% आपने विदहोल्ड करना था और विदहोल्ड करके कौमी खजाने में जमा करवाना था। तो आपने ऐसा नहीं किया। अब क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया तो अब आप या तो साबित करें कि आपने किया और नहीं किया, तो FBR को ये वाली अमाउंट जो 1/5 आपने करनी थी, जो 100% सेल टैक्स का करना था, वो आप डिपॉजिट कर दें कौमी खजाने में। यूनिवर्सिटी जो ऑफिसर का ऑर्डर आता है उसे डिससेटिस्फाई होती है और अपील फाइल करती है बिफोर कमिश्नर एंड रेवेन्यू अपील अंडर सेक्शन 45B ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये जी, अब कमिश्नर अपील साहब बात को सुनते हैं और वो कहते हैं कि जो ऑर्डर है ACIR का और DCIR का वो ठीक है और उस ऑर्डर को वो कंफर्म कर देते हैं और अपील जो डिसाइड हो जाती है अगेंस्ट दी टैक्स पेयर। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब टैक्स पेयर जो था रजिस्टर्ड पर्सन जो कि यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल, वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू चली जाती है और एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जाकर वो सेक्शन 46 सेल टैक्स एक्ट 1990 का उस पर अपील फाइल कर देती है। ट्राइब्यूनल अपील को सुनता है और अपील को सुनने के बाद डिसीजन टैक्स पेयर के हक में दे देता है, मीनिंग देयर बाय अपील अलाउ हो जाती है। और कहता क्या है ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल कहता है कि जो सेक्शन 11 है उसका सब सेक्शन 4 जो है, बेसिकली ये सेक्शन कहता क्या है कि अगर टैक्स जो है वो शार्ट लेवी किया हो या लेवी किया ही ना हो या गलती से रिफंड हो गया हो, तो वो वाली अमाउंट आप सेक्शन 11 के अंदर जाकर ले सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से।
लेकिन इस सिनेरियो में ये है कि ना इन्होंने लेवी करना था, तो इसलिए ना इन्होंने शॉर्ट लेवी किया या बिल्कुल लेवी नहीं किया, और ना ये रिफंड लेके गए हैं। ये तो विद होल्ड करना था। विद होल्डिंग अगर इन्होंने नहीं की तो रेलिवेंट को इन्वोक करें। तो इसलिए आपने जो इन्वोकेशन की है सेक्शन 11 की, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है जी कि जो टैक्स पेयर है वो, तो उसके हक में फैसला आ गया। अब डिपार्टमेंट जो है एफपीआर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू साहब एफपीआर, ये रेफरेंस फाइल करते हैं बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 47 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। रेफरेंस जो है वो डिसाइड हो जाता है इन फेवर ऑफ एफपीआर। लें जी, जब वो डिसाइड हो जाता है तो फिर बारी आती है जो हमारे पास केस है इसकी, कि अब जो है सिविल पिटीशन फाइल होती है ये वाली बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें ये जो रिस्पेक्टेड जस्टिसेस हैं ये इसको सुनते हैं, और सुनने के बाद ये जो हमारे पास फैसला है इस वक्त, ये जजमेंट पास होती है। जजमेंट में क्या कहा जाता है? जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट में मैं आपको ले जाता हूँ, और जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट में ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि जी सुने, सेक्शन 11 जो है वो कवर नहीं करता ये विद होल्डिंग वाले मैकेनिज्म को। हम जानते हैं कि आपने सेक्शन 11 सब सेक्शन 4A इंसर्ट कर दिया है नया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्रोसीडिंग थी ना, ये जून 2000 पहले से ही, जून 2016, इससे पहले पहले जो था एफबीआर का ओरिजिनल डिसीजन आया था जिस पे उन्होंने टैक्स विद होल्डिंग के बारे में कहा था कि जमा करवाएं। अब क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देख लिया है कि सब सेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 11 आपने इंसर्ट कर दिया है फाइनेंस एक्ट 2016 से। इसका मतलब हुआ कि 1 जुलाई 2016 से ये अप्लाई होगा, और ये 4A जो है ये विद होल्डिंग से डील करता है। 4A विद होल्डिंग से डील करता है, और इसको हमने देख लिया है। तो ये तो प्रोस्पेक्टिवली इससे आगे चलेगा, तो इससे प्रीवियस पीरियड हैं वो कवर्ड नहीं होते लॉ में, तो इसलिए आपने जो इन्वोक किया था सेक्शन 11 सब सेक्शन 4, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं करता कि आप विद होल्डिंग का काम जो है वो 11(4) के थ्रू निकाल लें। तो इसलिए 11(4)A रेलिवेंट है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मैंने 2012 से 13 का बताया उस वक्त 11(4)A एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस सिविल पिटीशन को अलाउ कर दिया, और सिविल पिटीशन को अलाउ करके यूनिवर्सिटी जो हैं उनके हक में फेवरेबल डिसीजन दे दिया। ठीक है जी, तो इसमें हमारे लिए क्या मिला कि हमें एक तो बात ये मिली कि जो शो कॉज नोटिस इशू हो रहा होता है ऑफिसर की तरफ से, उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑफिसर किस सेक्शन पर रिलाई करके जजमेंट या ओरिजिनल ऑर्डर इन ओरिजिनल देना चाह रहे हैं। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर सही सेक्शन को इन्वोक ना करें ऑफिसर साहब अपने शोकॉज नोटिस में, तो ऐसा शोकॉज नोटिस जो है वो अनटेनेबल होता है बिफोर दी आइज ऑफ लॉ, और इस जजमेंट को हम वहाँ पे कोट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। काइंडली हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी जो रेलिवेंट वीडियोस होती हैं टैक्सेशन के बारे में उसके साथ आप इन टच रह सकते हैं। वंस अगेन ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम।